नॉर्मली किसी भी पार्टनर को मेजॉरिटी पार्टनर्स फर्म में से नहीं निकाल सकते। नॉर्मली किसी भी पार्टनर को बाकी सारे पार्टनर्स मिलके फर्म में से नहीं निकाल सकते हैं, unless and until the powers of expulsion are exercised in good faith। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम जिसको निकाल रहे हैं उसको निकालने का हम जो पावर्स यूज कर रहे हैं, दैट इज अ बोनाफाइड यूज ऑफ पावर। कि हम किसी भी तरह से अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करके पार्टनर को नहीं निकाल रहे हैं। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म दैट अ पर्टिकुलर पार्टनर बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म। उसको निकाल दिया जाए। वो किसके इंटरेस्ट में है? पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट में है। और हम ये पावर्स गुड फेथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं। वी आर एक्सरसाइजिंग द पावर्स इन गुड फेथ। ओके, सो एनालिसिस क्या कहता है? द पावर ऑफ एक्सपल्जन मस्ट बी एग्जिस्टिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए कि अगर बाकी सारे पार्टनर्स किसी को निकालना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। ओके, इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय मेजॉरिटी एंड मस्ट बी इन गुड फेथ। तीन चीजें, पावर मस्ट बी देयर, majority should have exercised, and that exercise must be in good faith. If all these conditions are not present, the expulsion is not deemed to be bona fide। मतलब उसको माना जाएगा कि वो मैलाफाइड इंटेंशंस हैं, गलत इंटेंशन से आपने किसी पार्टनर को निकाला। okay? Whenever any partner is being expelled, you have to prove that it is in the interest of the firm। उसको आपने नोटिस दिया है एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसके पास राइट है, राइट ऑफ बीइंग हर्ड। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हर एक इंसान को अपनी बात कहने का मौका होना चाहिए। इफ द पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, मतलब इस प्रोविजंस की कंडीशंस को फॉलो किए बिना आपने उसको नोटिस नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया, आपका पावर आपने गलत इस्तेमाल किया है, तो वो एक्सपल्जन नल एंड वॉइड हो जाएगा। नल एंड वॉइड मींस नो लीगल इफेक्ट। द पर्सन विल स्टिल बी कंटिन्यूइंग एज अ पार्टनर। उसको अभी भी पार्टनर के फॉर्म में ही कंटिन्यू किया जाएगा। एक्सपल्जन does not necessarily result into resolution of the problem. And very important thing, the invalid expulsion does not put an end to the partnership, even if the partnership is at will, and it will be deemed to continue as before। मतलब पहले जितने पार्टनर्स थे एक्सपल्जन के बाद भी उतने ही रहेंगे। 4 पार्टनर हैं, इनमें से 3 लोगों ने मिलकर डी को निकाल दिया, ओके, बट दे डिड नॉट फॉलो द प्रोविजंस। तो उन लोगों ने उसको नोटिस नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया, या इसमें गुड फेथ नहीं था। द राइट वर नॉट एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ, एंड इन दैट केस वो एक्सपल्जन हो जाएगा नल एंड वॉइड। तो अभी भी 4 पार्टनर ही कहलाए जाएंगे। He will continue as a partner। एग्जाम्पल, 3 लोगों का पार्टनरशिप है, okay? They were carrying on business। अब सामान्य जैसा है, spouses of A and B fought in ladies club on their personal issue। okay? A और B के जो स्पाउसेस हैं, है ना, ये लोग मेल है तो फीमेल होगा, और ए बी सी फीमेल है तो वो मेल होंगे। आइदर ऑफ स्पाउसेस का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ। ओके, तो उन लोगों की लड़ाई हो गई एंड एज वाइफ वाज हर्ट बैडली। मतलब ये कंफर्म है कि ये मेल है, और यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? उनकी वाइफ्स के बीच में। बट दैट इज अ पर्सनल इशू। A got angry on the incident and he convinced C, उसने C को मना लिया
कि हम बी को निकाल देंगे. बी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्टनरशिप विदाउट एनी नोटिस, नोटिस नहीं दिया गया. कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टेट वेदर दे कैन एक्सपेल. सिंपल सा चीज है. नॉर्मली किसी भी पार्टनर को नहीं निकाल सकते हैं इवन इफ इट इज अ मेजॉरिटी, एंड if you want to remove that partner then it must be in good faith, in the interest of partnership firm, by giving a notice, by giving an opportunity of being heard. ये सब कुछ हुआ ही नहीं है. ओके, तो पहले आपको प्रोविजन समझाना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको केस स्टडी में आंसर लिखने का बोला था, पहले प्रोविजन, उसके बाद फैक्ट, उसके बाद कंक्लूजन. पहले प्रोविजंस लिखा हुआ है यहां तक. प्रोविजंस है, उसके बाद फैक्ट लिखना पड़ेगा. इन लोगों ने फैक्ट बहुत छोटा सा लिख दिया है. Thus, according to the test of good faith as required in under section 33 subsection 1, expulsion of partner B is not valid. इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हैं, null and void, or we can say it is invalid expulsion of partner. In this context, you should also remember that provisions of section 32, subsection 2, 3 and 4 which we have just discussed will be equally applicable to the expelled partner as if he was a retired partner. मतलब उसको वो सारे benefits मिलेंगे. चलो, किसी को डाउट है तो. So insolvency of a partner, we'll say inability of partner to discharge obligations or to discharge liabilities as and when it falls due. Then a partner in a firm is adjudicated. देखो, adjudicated कौन कर सकता है? Only a court of law. Okay, where a partner in a firm is adjudicated and insolvent, he ceases to be. The moment he is declared to be insolvent, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is dissolved. ये तो पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि किसी भी पार्टनर के डेथ, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी की वजह से फर्म डिसॉल्व होगा कि नहीं. तो जैसे ही किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी इंडिविजुअल पार्टनर को एडजुडिकेट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि वो इंसॉल्वेंट है, उसका पार्टनरशिप में से रिलेशन खत्म. Where under a contract between the partnership, the firm is not dissolved on the adjudication of a partner being insolvent, the estate of a partner so adjudicated is not liable for any act of the firm, and the firm is not liable for any act of the insolvent done after the date on which the order of adjudication is made. Simple. जिस दिन से समझो एक्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो अब इंसॉल्वेंसी के बाद एक्स का जो पर्सनल एस्टेट है, ओके, that would not be liable for firm's liability. कौन सी liability? After becoming insolvent. Before becoming insolvent के लिए तो liable होगा ही, but the day X is declared insolvent, उसके बाद की जो liabilities हैं, उसके लिए X का estate liable नहीं होगा. दूसरा, X की किसी भी एक्टिविटी की वजह से firm liable नहीं होगा. Is called, हम आपके हैं कौन, अभी हम आपको नहीं पहचानते. फर्म के एक्ट के लिए एक्स का प्रॉपर्टी लायबल नहीं, और एक्स के एक्ट के लिए फर्म का प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगा. आपको एनालिसिस और उसका इफेक्ट दिया होगा. मूविंग ऑन. लायबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, किसी की डेथ हो गई,
The estate of a deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death. उसका पब्लिक नोटिस दिया गया हो चाहे न दिया गया कि ये पार्टनर की डेथ हो गई है, इसका पब्लिक नोटिस दिया हो चाहे ना दिया हो, बट जिस दिन पार्टनर की डेथ हो गई उसके बाद फर्म ने जो भी कुछ किया उसके लिए डिसीज्ड पार्टनर का एस्टेट लायबल नहीं होगा। बट ऑब्वियसली डेथ होने से पहले जो भी एक्टिविटीज थी उसके लिए तो उसका एस्टेट लायबल ही है। डेथ के बाद जो होगा उसके लिए एस्टेट लायबल नहीं। We are left with only 2 points: rights of outgoing partner to carry on competing business and rights of outgoing partner in certain cases to share subsequent profits. पार्टनर रिटायर हो गया है, उसके बाद भी वो फर्म के प्रॉफिट्स को शेयर कर सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं इस केस में, समझो कि मैं पार्टनरशिप फर्म में से निकल रहा हूँ, मैं रिटायर हो रहा हूँ और मेरा शेयर बना 5,60,000। उन लोगों ने मुझे 1,60,000 इमीडिएटली पे कर दिया और बाकी का 4 लाख रुपए पे नहीं किया, और इसके लिए मुझे कुछ प्रॉमिस भी नहीं किया कि हम इक्वली पे करेंगे, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, ऐसा कोई पेमेंट नहीं किया। ओके, तो ऑर्डिनरीली ये पार्टनर का लोन माना जाता है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट क्लेम करे, या उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्म ने जो भी प्रॉफिट्स अर्न किया है, तो फर्म में टोटल कैपिटल 20 लाख है इंक्लूडिंग द लोन ऑफ पार्टनर, इसमें से 4 लाख पार्टनर का था, 16 लाख बाकी सारे लोगों का था। ये 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके फर्म ने 5 लाख रुपए कमाए। द फर्म अर्न 5 लाख रुपीज बाय इन्वेस्टिंग 20 लाख रुपीज। ओके, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 25%। अब 4 लाख के प्रपोर्शन, मतलब 20 लाख के कैपिटल पे 5 लाख का प्रॉफिट है, तो 4 लाख पे कितना होगा? 1 लाख। इंटरेस्ट कितना बनेगा? 24,000। इसमें से कोई भी एक चीज वो सिलेक्ट कर सकता है, बट ओनली व्हेन देयर इज नो मेंशन अबाउट हिज रिमेनिंग शेयर इन द फर्म। उसके बाकी के शेयर को किस तरह से पे किया जाएगा इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो पार्टनर के पास दो चॉइस है, मतलब जो रिटायर्ड पार्टनर है उसके पास दो चॉइस है, या तो वो उसको लोन मान के उसके ऊपर 6% क्लेम करे, या फर्म जो भी प्रॉफिट अर्न करता है उसमें उसके कैपिटल के प्रपोर्शन में फर्म ने जो कमाया वो क्लेम करे। मतलब ये हुआ सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। एंड last point is revocation of continuing guarantee by change in the firm. किसी भी फर्म को या किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी ने फर्म को गारंटी दिया है या फर्म ने किसी थर्ड पार्टी को गारंटी दिया है, the moment there is a change in the firm, the continuing guarantee stands revoked. Revoke का मतलब taking back. रिवोक का मतलब क्या होगा? टेकिंग बैक, वो गारंटी वापस ले लिया जाएगा when there is a change in the firm.